नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। गोविंद एजुकेशन का या गोविंद एजुकेशन ग्रुप का जो चैनल है GTTEDU, ये आपका हार्दिक स्वागत करता है। जो बच्चे अभी वीडियो को नया देख रहे हैं अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मोबाइल तो हम लोगों को देखना ही है, तो क्यों ना हम ऐसी चीज़ों को देखें जो हमारे भविष्य में चार चांद लगाने वाली चीज़ें हैं, उनको देखें। उनमें एक अपना जो वीडियो है वो भी इसमें आपका सहयोग करेगा। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपके लिए आज गणित का नया टॉपिक लेके आए हैं। और मैंने पहले वीडियो के अंदर एक बात बताई थी आपको, यदि जिन बच्चों को लगता है कि गणित में मेरी हालत खराब है, खस्ता है, या गणित सीरीज को डर लगता है, या गणित में जिनको कम से कम चीज़ें आती हैं, तो उन चीज़ों को गेन करने के लिए या डर को दूर करने के लिए, गणित को सीखने के लिए हमें करना क्या है, अपने जो चैनल के जो वीडियो हैं उनको शुरू से देखना है। शुरू से देखना है। शुरू से देखने से आपको फायदा ये होगा कि आप अन्य जो चीज़ें हैं जहाँ से भी आप पढ़ रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अलग जगह से आप पढ़े नहीं या कहीं से भी नहीं पढ़े, पढ़ सकते हो, पढ़ना भी चाहिए। जहाँ से भी हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है, सीखने को चीज़ मिलती है, वहाँ हमें उस चीज़ को प्राप्त करना चाहिए। अब आज का जो अपना टॉपिक है ना, वो टॉपिक है वर्गमूल का, घनमूल का। और ये टॉपिक इस प्रकार का है कि ये टॉपिक आपके गणित में, ये मान लें कि A to Z जी जो भी क्रियाएं करोगे ना, उन क्रियाओं में आपके ये काम आएगी। अब बहुत सारे बच्चों को ये वर्गमूल निकालना भी आता होगा, घनमूल निकालना भी आता होगा, हो सकता है आपको बहुत अच्छे तरीके से भी आता हो सकता है आप एक जो पर्टिकुलर तरीका है, गुणनखंड मेथड है, उससे करते हो। हम आपको इसके 3 तरीके बताएंगे। वर्गमूल को ज्ञात करने के तरीके बताएंगे 3 में से जो भी आपको अच्छा लगे, सरल लगे, आसान लगे, जिसमें कम समय लगे और जो आपके समझ में बैठ जाए, उससे आपको वो काम करना है। देखो, जब तक हमें गणित की मूलभूत क्रियाएं नहीं आती है, गणित की मूलभूत क्रियाएं क्या होती है? मूलभूत क्रियाएं जोड़, बाकी, गुणा, भाग, एक तो ये। इसके अलावा वर्गमूल है, घनमूल है, संख्याएं हैं, भिन्न भिन्न की क्रियाएं। तो हमने संख्या पद्धति आपको पढ़ा दी, भिन्न आपको पढ़ा दी, भिन्न के अभ्यास प्रश्न हमने आपको दिए हैं। अगले वीडियो में उसका आंसर भी आपके सामने आएगा, अभ्यास प्रश्नों का। भिन्न जो है उसके अभ्यास प्रश्न भी मैंने आपको दिए हैं और उनके सॉल्यूशन भी आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अब बारी है वर्गमूल और घनमूल की, ठीक है? तो वर्गमूल जो है उसको इंग्लिश में बोला जाता है स्क्वायर रूट, और घनमूल को बोला जाता है क्यूब रूट, ठीक है? अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बात पक्की है पहले से कि वर्गमूल जो है हमें आता है, घनमूल है हमें आता है। पर आता है वो अलग चीज है, आप उसको कर पाते हो क्या, ये अलग चीज है। तो मेरे विचार से यदि एग्जाम में आ जाए तो उसको करने में आपको थोड़ा सा भी झिझक का सामना करना पड़ रहा है, तो आपके लिए वो चीज नई तरीके से सीखने की जरूरत बता रही है कि इसको आप तरीका चेंज करके सीखें, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो का। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, शेयर करें और अपने दोस्त जो हैं उनको भी बताएं। देखो, अपना जो टॉपिक है आज का वो है वर्गमूल का और घनमूल का। टॉपिक का नाम क्या है? वर्गमूल और घनमूल। वैसे इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो कि पहले हमें वर्गमूल पढ़ेंगे, उसके बाद घनमूल पढ़ेंगे। हम भी ऐसा ही करेंगे, वर्गमूल पढ़ेंगे, उसके बाद घनमूल पढ़ेंगे। और फिर क्या होता है कि ये साथ में लिखने का मेरा औचित्य ये था, क्योंकि इनके सवाल जो आते हैं वो एक साथ आते हैं। इनमें वर्गमूल भी आपको मिलेगा, घनमूल भी मिलेगा, वर्ग भी मिलेगा, घन भी मिलेगा, ठीक है? तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं वर्गमूल। वर्गमूल को क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट कहते हैं। और घनमूल को क्या कहते हैं? क्यूब रूट कहते हैं, क्यूब रूट। अब बात आती है नंबर 1 कि वर्ग क्या होती है, वर्ग किसे कहते हैं? देखो, इसमें वर्ग और इसके अंदर घन।
घन का घनमूल होता है, घनमूल का घन होता है, वर्ग का वर्गमूल होता है, वर्गमूल का क्या होता है, वर्ग होता है। ठीक है, अब बात करें तो वर्ग क्या चीज है। देखो, कोई भी संख्या है, किसी भी संख्या को यदि आप उसी संख्या से गुणा करते हो, किसी भी संख्या को यदि आप उसी संख्या से गुणा करते हो, तो जो प्राप्त होने वाली संख्या है वो उस संख्या का वर्ग कहलाती है। दोबारा सुने, किसी संख्या को यदि उसी संख्या से आप गुणा करते हैं तो प्राप्त होने वाली जो संख्या है, यानी जो गुणनफल प्राप्त होता है, उसमें कोई जो संख्या प्राप्त होती है, वो संख्या उस संख्या की, जिस संख्या को आपने आपस में गुणा किया है, उस संख्या की क्या कहलाएगी, वर्ग कहलाएगी। ये तो पहला इसका मामला है। तो देखो, किसी संख्या को यदि उसी संख्या से आप गुणा करते हैं तो प्राप्त संख्या, मतलब जो गुणनफल आता है, वो संख्या उसकी क्या कहलाती है, उस संख्या की वर्ग कहलाती है। वर्ग को क्या कहते हैं भाई, स्क्वायर। क्या कहलाएगी, स्क्वायर कहलाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि वर्गमूल क्या चीज है। तो देखो, किसी संख्या का वर्गमूल क्या होगा भाई, वह संख्या है, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने से गुणा करने पर, जिसे अपने से गुणा करने पर आपको जो संख्या दे रखी है वो संख्या प्राप्त हो रही है। मतलब वह संख्या जिसको खुद से गुणा करने पर आपको दी हुई संख्या प्राप्त होती है, वो क्या कहलाती है, उसकी वर्गमूल कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्गमूल। और वर्गमूल का जो प्रतीक चिन्ह होता है ना, वो ऐसा होता है, आपने तो बहुत बार लगाया होगा ना इसे। तो ये क्या इसका चिन्ह है, वर्गमूल को दर्शाने का चिन्ह। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, यहां से आपको ध्यान से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि आना तो ये भी चाहिए दोनों कि वर्ग किसे कहते हैं, वर्गमूल किसे कहते हैं, परंतु परीक्षा में कोई पूछने वाला नहीं है इनको कि वर्गमूल किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं। क्योंकि यदि पूछ लेंगे तो इतना कॉमन सेंस सब बच्चे के पास होता है, सब बच्चों के पास है कि यदि उस उत्तर को यदि आप ध्यान से पढ़ोगे ना, तो आपके दिमाग में आ जाएगा ये इसका वर्गमूल है, ये इसका वर्ग है। ठीक है, अब इसके नियम जरूर पढ़ने हैं। मतलब कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि केवल जो प्रश्न दे रखा होता है ना, वो प्रश्न इन नियमों से सरल हो जाता है। ये जो नियम है ना, इन नियम से ही वो प्रश्न क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। आपको उस प्रश्न को, उस सवाल को करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सबसे पहले देखिए, कोई संख्या दे रखी है आपको, उस संख्या के अंत में यदि 3 हो, 2 हो, 7 हो, 8 हो, कोई भी संख्या आपको दे रखी है सवाल में। मान लीजिए एग्जांपल दे रखा आपको कि निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे ना। अब छटनी करनी है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए आपको सबका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। और निकालने के बाद चारों संख्याओं का निकालेंगे, और निकालने के बाद आपको बताना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है और ये 3 जो है ये नहीं है। यहां क्या देखना है, यहां केवल इतना देखना है कि आपको सवाल करना नहीं है 4 में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो आप क्या देखें कि संख्या जो है उसके अंत में यदि आपको 2 दे रखा हो, 3 दे रखा हो, 7 दे रखा हो, 8 दे रखा हो, संख्या के अंत में क्या हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो ऐसी संख्याएं जो होती है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। मतलब उनका वर्ग नहीं बनेगा। जैसे मान ले मैं लिखूं 28, मैं लिखूं 22, मैं लिखूं 33, मैं लिखूं 37, मैं लिखूं 48। एग्जाम्पल लिखिए हमने 5। तो देखो क्या बताया कि जिन संख्याओं के अंत में 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती है। इनका मतलब है इनका वर्गमूल नहीं निकाल सकते आप, निकालोगे तो दशमलव में आएगा, दशमलव पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब देखो इसके अंत में क्या है, 8 है, तो इसका मतलब ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके अंत में क्या है, 2, ये भी नहीं है। इसके अंत में क्या है, 3, ये भी नहीं है। इसके अंत में क्या है, 7, ये भी नहीं है। इसके अंत में क्या है, 8, ये भी नहीं है। तो ऐसे क्या करें, आप जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, उनमें से 3 में आपको 2, 3, 7, 8 इनमें से कोई 3 अंक मिलने वाले हैं। ठीक है, और यदि ऑप्शन 5 हो और 5 में एक में 3, 2 दे रखा है, एक में 3 दे रखा है, एक में 7 दे रखा है, एक में 8 में दे रखा है, और इसके अलावा पूछा है कि इनमें से कोई नहीं, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, निकालना नहीं है, हो जाएगा सीधा। तो पहला नियम सबको समझ में आया, यस या नो, कि संख्या के अंत में यदि 2, 3, 7, 8 हो तो वो संख्या पूर्ण वर्ग
नहीं होगी। नियम नंबर 1, मतलब संख्याओं के अंत में 2, 3, 7, 8 हो तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। नंबर 2 बात करते हैं, यदि संख्या आपको दे रखी है, उस संख्या में जैसे 2 है, 0, 0, 0, ऐसे आगे शून्य दे रखे हैं, मतलब संख्या के अंत में शून्य है, ठीक है। अब इसमें कितने भाई, 1, 2, 3, इसका मतलब 3 विषम, 3 क्या हो गया विषम, 4 हो तो क्या हो जाएगा सम, मतलब शून्य जो है उनकी संख्या की बात कर रहे हैं। तो यदि किसी संख्या के अंदर आपको शून्य दे रखे हो और शून्य भी क्या हो सम या विषम देखने हैं आपको कि सम है या विषम है, शून्य जो है उनकी संख्या सम है, मतलब 2 है, 4 है, 6 है, 7, 8, 9 कितने हैं उसके अंदर, तो भी 7 है तो विषम हो जाएगा, 8 है तो सम हो जाएगा, 9 है तो विषम हो जाएगा, 10 है तो सम हो जाएगा। तो यदि शून्यों की संख्या, शून्य जो दे रखे हैं उनकी संख्या विषम हो तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ध्यान रखने की बात है। यदि शून्य जो है उनकी संख्या क्या हो विषम हो तो वो संख्या भी क्या होगी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। नियम नंबर 2, किसी संख्या में आपको शून्य दे रखे हैं और शून्य जो है उनकी संख्या कितनी हो विषम हो, विषम हो, ठीक है। और फिर क्या होगा, यदि किसी संख्या में शून्य दे रखे हैं और शून्य की संख्या जो है वो क्या हो विषम हो तो वो संख्या क्या होगी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, उसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो नियम नंबर 2 क्या बता रहा है, संख्या, किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो, किसी संख्या के अंत में शून्य दे रखे हैं और उनकी संख्या क्या हो विषम हो तो वो भी क्या होगी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि आपको संख्या दे रखी है दशमलव की, दशमलव की दे रखी है, संख्या कैसी दे रखी है दशमलव की, और ये दशमलव को देखना पड़ेगा भाई। यहां पर मान लीजिए मैं एग्जांपल बताऊं 1, 2, 3, 4, आगे कुछ दे रखा 0, 6, ठीक है, दशमलव आपको दे रखा है, आगे देखना है संख्या। अब दशमलव से पहले, दशमलव से पहले यदि आपको जो अंक जो संख्या दे रखी है वो विषम हो या वो क्या हो सम। अब देखो संख्या ये 1, 2, 3, 4 ये सम संख्या है, वैसे संख्या सम संख्या नहीं बता रहा हूं, अंकों की संख्या, अंक कितने हैं तो इसके अंदर कितने हैं 4 है, और यदि यहां मैं इसको हटा दूं 4 को तो ये कितने अंक हो गए 3, तो 3 तो क्या हो गए विषम और 4 क्या थे सम, 4 क्या थे विषम सम। तो यदि संख्या में आपको दशमलव दे रखा है और विषम स्थान के बाद हो, विषम स्थान के बाद हो, कहने का मतलब हो गया संख्या आपकी है 1, 2, 3, तो भाई ये विषम स्थान होएगी नहीं, 3 हो गई विषम स्थान, इसके बाद क्या हो दशमलव हो, विषम स्थान के बाद क्या हो दशमलव हो, तो ऐसी संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ठीक है। संख्या कोई सी भी हो सकती है, जैसे 3, 6, 7 दशमलव आगे कुछ भी हो, तो दशमलव कौन से स्थान पर है विषम स्थान के बाद है ना, अरे विषम स्थान के बाद 3 के बाद ही तो है, तो ये ऐसी संख्या क्या होगी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। नियम कितने हो गए भाई 3। पहला नियम क्या बताया, कोई भी संख्या है उस संख्या के अंत में यदि 2, 3, 7, 8 हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। नंबर 2, किसी संख्या में यदि शून्य दे रखे हैं और शून्यों की संख्या जो है विषम हो तो वो संख्या भी क्या होगी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। नंबर 3, दशमलव संख्या दे रखी है और दशमलव जो है विषम स्थान के बाद हो, विषम स्थान के बाद हो तो ऐसी संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। नियम कितने हो गए 3, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की, यदि आपको शून्य दे रखे हैं उनकी संख्या क्या है समय, शून्य दे रखे हैं उनकी संख्या कितनी है समय, या आपको दशमलव भी दे रखा है
समस्थान के बाद आपको दशमलव भी क्या दे रखा है, समस्थान के बाद। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, आपको देखना यह है कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो आप क्या करें, आप अंतिम अंक जरूर देख लें। अंतिम अंक दशमलव की संख्या में अंतिम अंक तो देख सकते हो ना, कि उसमें 2 है, 3 है, 7 है, 8 है। 2 है, 3 है, 7 है, 8 है। अंतिम अंक देखो, यदि अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 है तो चाहे दशमलव किसी भी स्थान पर हो, शून्य कितने भी हो, वो संख्या जो है पूर्ण वर्ग नहीं होगी, वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है भाई। अब बात करते हैं आगे की। कोई भी संख्या है उसमें वर्ग में अंकों की संख्या कितनी होगी। किसी भी संख्या का वर्ग करें तो उस संख्या में जो वर्ग आएगा उसमें जो अंक आएंगे वो कितने आएंगे। जैसे मान लें 4 को 4 से गुणा किया तो वर्ग कितना गया इसका, 16। तो भाई इस 4 में वर्ग कितना, 16 है, तो 16 में अंक कितने हैं, 2। कौन कौन से, 1 और 6, 2 ही तो है, 1 और 6। तो अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए या अंकों की संख्या कितनी होगी, तो वर्ग में अंकों की संख्या, संख्या के वर्ग में अंकों की संख्या कितनी होगी। टू एन मतलब जितने दे रखे हैं उससे गुणा कर दो, या क्या आएगा 2n - 1, या तो उससे एक कम होगी या उससे क्या होगी, जस्ट डबल। क्या होगी, डबल होगी। या तो जो संख्या आ रही है गुणा करने पर उससे एक कम हो जाएगी। जैसे 4 एक अकेला ही है, जैसे 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा ना, एक ही अंक आएगा ना। तो 2 जो है संख्या, तो संख्या तो एक ही है वो। अरे 2 है तो अंक तो एक ही है, 2 थोड़ी है। 2 तो नंबर है उसका, टाइम मतलब उसकी वैल्यू 2 है, परंतु उसको अंकों के हिसाब से गिनना चाहे तो 2 तो अकेला ही है। तो एक n का मतलब कितने नंबर है, कितने हैं। जैसे 23 है तो उसमें कितने आएंगे, 2, 2 और 3। तो उसको गुणा करोगे आप तो या तो क्या आएंगे, 4 आएंगे, या कितने आएंगे, 3। या तो 3 आएंगे या कितने आएंगे, 4 आएंगे। 25 को 25 से गुणा करो, ये तो आपको पता ही है 600 कितने आएंगे, 25। इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 है इसका, और 2n - 1 आएगा, मतलब है 2 और 5, ये हो गई 2 गुणा 2। n कितने हैं, 2 ही तो है। 2n का मतलब अंक और उनकी संख्या कितनी है, तो 2 और 5 2 ही है। तो भाई हो गए 4 - 1 बराबर कितना हो गया, 3। अंकों की संख्या कितनी होगी, 3। ठीक है भाई। अब ये जो नियम मैंने आपको बताए हैं, इन नियमों को आपको पढ़ना भी है। मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा आपको वर्ग का, और विधि बताएंगे कितनी, 3। इतने में क्या करें, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इनको उतारना, उतारने का जो काम है वो आप कर सकते हो। ठीक है, करो। चलो भाई आगे चलते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है। मैंने एग्जाम्पल जो लिए हैं वो 3 तरीके से लिए हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगे वो कर लेना। सबसे पहला तरीका ये है, ये मेथड नंबर 1 है, और इस विधि का नाम क्या है, गुणनखंड मेथड। और सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो इसी तरीके से इस सवाल को करते हैं। करना क्या होता है इसके अंदर, ये आपको संख्या दे रखी है 15,625 का वर्ग निकालो। 15,625 का वर्ग निकालना है, तो 15,625 में 5 का भाग दो तो कितनी बार जाएगा, 31 25 में। इसमें 5 का दो कितनी बार, 625 बार जाएगा। इसमें 5 का दो कितनी बार जाएगा, 125। इसमें 5 का दो 25 बार। इसमें 5 का दो 5 बार। 5 में 1 का, 5 में दोगे 5 का कितनी बार, 1 बार। तो यह संख्या क्या आएगी आपके पास, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, मतलब ये संख्या आ गई आपके पास। ये इनको गुणा करना है तो 2 के जोड़े बनाओ, क्योंकि 2 के हिसाब से लेना है ना। इसमें से ले 5, इसमें से ले 5 और इसमें से ले 5, तो भी 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25, और 25 को 5 से गुणा करना है 125। तो इसका वर्गमूल कितना हो गया, 125। एक तरीका यह है। नंबर 2, दूसरा तरीका है वर्गमूल विधि। क्या नाम है इसका, वर्गमूल विधि। वर्गमूल विधि से कैसे ज्ञात करें, तो देखो भाई
इसमें क्या होता है, संख्या दे के 13,225 का वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल। ठीक है, अब देखो संख्या लिखो, इधर से दो दो के जोड़े बनाओ। अब एक बचा तो बचे पड़े रहने दो, इधर से दो दो के जोड़े बनाओ। आप बना लिया। अब शुरुआत में संख्या बची है एक, एक में कितने का भाग दें? एक से बड़ी तो होनी नहीं चाहिए। अब यहाँ एक बचा तो यहाँ कोई भी संख्या बच सकती है, आपके पास दो संख्या भी बच सकती है। तो एक में तो भाग एक का ही जाएगा ना, तो एक में भाग एक, तो कितनी बार दिया? एक बार, और आया कितना? एक। एक में से एक घटाएं कितना आएगा? 0। तो अब एक संख्या नहीं उतारनी है, दोनों उतारनी है साथ में, तो कितना आ जाएगा? 32। अब 32 आ गया। अब एक में एक जोड़ना है, क्योंकि एक का एक में ही भाग गया, इनको वापस जोड़ो, कितना आ गए? 2। अब यहां इसके आगे एक संख्या उतारनी है आपको, 2 के आगे संख्या उतारनी है। अब 0 भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 9 तक, 9 से ऊपर नहीं जाना है, 1 2 3 4 9 तक 0 से। ठीक है, तो संख्या कितनी है? 32। तो भाई कितनी उतारे? भाग देना 32 में, क्योंकि 2 उतारेंगे तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। मतलब जितनी संख्या उतारोगे उतने से इसका गुणा करना पड़ेगा, जितनी उतारोगे उतना ही गुणा करना पड़ेगा। तो 1 उतारेंगे तो 21 गुणा 1, 2 उतारेंगे तो 22 गुणा 2, तो 22 गुणा 2 44 हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे ना, तो 1 उतारा। तो ये एक बार भाग दिया तो कितने आ गए? 21 को 1 से गुणा किया कितने आए? 21। तो ये इनको घटाओ भाई, 2 में से 1, 3 में से 2 1, अब ये कितने उतारेंगे? 25। तो 11 11 25 आ गए। अब देखो 21 में 1 जोड़ो वापस, क्योंकि जितना भाग देंगे उतना ही जोड़ना है, तो 22 आ गए। अब आगे कितना उतारना है? तो भी सीधा सीधा ये देख लेना, यदि संख्या आपको देखनी होती है 5 है तो 5 का ही वर्ग होता है, तो 5 उतारे और 225 को 5 से गुणा करो तो कितने आते हैं? 1125। शेष कितना गया? 0। कितने से गुणा किया? कितनी बार भाग दिया? 5 बार, तो कितना आ गया? 1 1 5। ये इसका क्या हो गया? वर्गमूल। उत्तर क्या हो गया इसका? 1 1 5। ये मेथड था नंबर 2। तीसरा जो मेथड है उसका नाम है अनुमान विधि। अनुमान लगाना है, ये थोड़ा आसान है पर थोड़ा समझने की आवश्यकता है। अनुमान विधि में हमें क्या होना चाहिए? सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक वर्ग आने चाहिए। 1 से 10 तक, 1 से 10 तक का मतलब हो गया 1 गुणा 1, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 4 गुणा 4, 5 गुणा 5, 6 गुणा 6, 7 गुणा 7, 8 गुणा 8, 9 गुणा 9 और 10 गुणा 10। ये हो गए 100, ये हो गए 81, ये हो गए 64, ये हो गए 49, ये हो गए 36, ये हो गए 25, ये हो गए 16, ये हो गए 9, ये हो गए 4, ये हो गया 1। ठीक है भाई। अब इनमें इकाई अंक देखो, इकाई अंक, तो हमें 1 से 10 तक वर्ग पता होना चाहिए और वर्ग में इकाई का अंक पता होना चाहिए। तो 1 और 9 का जो वर्ग होता है उसमें इकाई का अंक कितना भाई? 1। देखो x में भी 1 है और इसमें भी कितना है? 81 में 1 है ना, तो 1 है। 2 और 8 में देखो भाई, 2 दूनी 4 8 बड़े 64, कितना आता है? 4। 3 और 7 में कितना आता है? 9। 4 और 6 में कितना आता है? 6। 10 में कितना आता है? 0। मतलब 100 में 0 ही तो है ना आगे। ठीक है, अब चलो एक सवाल लेते हैं। 156 25 ये सवाल है, 156 25 ये सवाल है। अनुमान विधि से हमें क्या करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। तो करना क्या है? सबसे पहले संख्या देखें कितनी है। संख्या देखने के बाद उसका इकाई का अंक जो है, जो लास्ट है उसको अलग लिखो और दाई के अंक को छोड़ दो, इसको छोड़ दो। फिर जो शेष संख्या बची है उसको लिखो, कितना? 156। ये ध्यान दो बस 2 पर, इसको छोड़ दो। ठीक है, अब देखो भाई 5 का वर्गमूल कितना होता है? तो 5 किस में आता है? चेक करो भाई, इसमें 5 तो 5 में ही आता होगा ना। 5 किस में आता है? 5 में। 5 अकेला ही है, 5 किस में आता है? 5 में। तो इसका क्या हो गया? देखो यहां लिखी है मैंने संख्या, ये 5, इसको छोड़ दिया, तो 5 का वर्गमूल कितना होता है? क्योंकि 5 25, मतलब 5 जो है 5 में ही आता है, बाकी किसी में नहीं आता, तो 5। अब कितना बचा? 156। 156 से ठीक छोटी वर्ग संख्या देखो, 156 से ठीक छोटी वर्ग संख्या देखो, तो 11 गुणा 11 बराबर 121, 12 गुणा 12 बराबर 144 और 13 गुणा 13 करेंगे तो ये चला जाएगा 156 से ऊपर। 156 से ऊपर चला जाएगा, तो 156 से ऊपर देखना नहीं, छोटा कौन सा है? तो 12 ही है ना, तो लिखो कितना? 12 और ये कितना आ गया? 5, दोनों को लिखो साथ में, कितना हो गया? 125। ये इसका क्या हो गया? उत्तर हो गया। नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 लिया है, 132 25 लिया है। 132 25, तो भाई 5 है, 2 को छोड़ दो,
5 का तो 5 ही आता है। 132 का तो यहाँ देख लो, 100 ज्यादा है ना 12, तो कितना आएगा 11, तो 11। इसका उत्तर कितना आ गया 115। ये सवाल तो याद कर रखा आपने इस तरीके से, 115 उत्तर है। अब लेते हैं नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 है 70 56। 70 और 56 है, तो भाई 6 को ले लो, 5 को छोड़ो। 6 का तो 6 में 4 भी आता है या 6 आता है, 6 और 4 में से कौन सा आएगा ये हमें देखना है भाई। 4 और 6 दोनों लिख लो एक बार, 4 भी लिखो 6 भी लिखो, दोनों लिखो, क्योंकि कौन सा आएगा देखना है। अब ये 70 है, तो 70 अब देखो 8 गुणा 8 और 9 गुणा 9, एक बार दोनों चेक करना है। 64 ये हो गए 81, 81 ज्यादा है 64 कम है। तो अब यहां देखो इसमें से 6 और 4 में से कौन सा आएगा, इसको देखने के लिए दोनों चीज देखनी पड़ेगी। मतलब इससे नीचे वाला और इससे ऊपर वाला वर्ग दोनों देखो, दोनों चेक करने हैं, ठीक है। तो देखो 8 से किया तो कितना है 64, 9 से किया तो कितना है 81, अब ये कितने हैं 70। आप देखो भाई ये 70 जो है 81 के नजदीक है या 64 के, देखो 70 64 कितने आ गए 6 का अंतर है। 81 और 70 कितना अंतर है 11 का, तो नजदीक किसके है ये 64 के। तो यदि छोटे वाली संख्या के नजदीक है तब तो क्या आएगा 4 आएगा, और यदि बड़ी वाली संख्या के नजदीक है तो कितना आएगा 6 आएगा। तो ये कौन सी वाली संख्या के नजदीक है, छोटी वाली है, तो क्या आएगा 4 है। और यहाँ तो ये 9 नहीं आएगा, आएगा तो 8 ही, पर यहां में से इसमें से कौन सा आएगा, इसको देखने के लिए हमें दोनों लिखने पड़ेंगे। जिसके नजदीक है बड़ी वाली संख्या के नजदीक है आपकी ये संख्या, तब तो बड़े वाला अंक आएगा इसमें से, और यदि छोटी वाली संख्या उसके नजदीक है तो छोटे वाला अंक आएगा, ठीक है भाई। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ तो आ गया 8 और यहाँ कितना आ गया 4, तो 84 जो है इसका वर्ग होता है 70 56, ये इसका उत्तर है, ठीक है। एक एग्जांपल आपको करना भाई, वो एग्जांपल मैं लिख देता हूं आपको, 3249। ये सवाल जो है ये आपको करना है और कमेंट में उत्तर बताना है, ठीक है भाई। आज इस वीडियो के अंतर्गत हमने वर्ग निकालने के 3 तरीके देखे हैं। उम्मीद है ये तरीके आपको अच्छी तरह से पसंद आएंगे, समझ में भी आएंगे, आपके काम में भी आएंगे। अगले वीडियो में हम चलते हैं घनमूल जो है उसकी प्राथमिक जो चीजें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, और एक एग्जाम्पल इसका भी कम से कम 2 तरीकों से करने का प्रयास करेंगे। अनुमान विधि इसमें भी है, अनुमान विधि से इसका भी करेंगे, ठीक है। तो ये अनुमान विधि है, ये आपको देखने में क्योंकि आपके लिए शायद हो सकता है नई हो, परंतु आसान है, ठीक है। तो तब तक वीडियो को देखते रहें, चैनल को आपके आस पड़ोस के रिश्तेदार फ्रेंड सर्किल में बोलते हुए आप सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, वीडियो को देखें। तब तक धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।